प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस वेट सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। वेटनरी के ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटे को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे भोजन के प्रमुख अवयव, यानी भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। तो उनमें से अपन ने कंप्लीट कर लिया था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से निर्मित होता है, निर्माण, और एकलिक इकाई क्या होती है, कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से कार्य होते हैं और ऊर्जा के किस प्रकार से प्रदान करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे भोजन के अवयव। दूसरा लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से निर्मित होती है, और प्रोटीन की एकलिक इकाई क्या होती है, कार्य क्या होते हैं, उन सभी के बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन क्या है? एक जटिल नाइट्रोजनी युक्त कार्बनिक यौगिक है। किस प्रकार का? जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक से मिलकर बना है, यानी किस प्रकार का है? जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक से, यानी जिसमें किन किन की उपस्थिति होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और कुछ मात्रा में क्या होती है? आयरन की भी उपस्थिति होती है। यानी कौन कौन से तत्वों द्वारा निर्मित होती है प्रोटीन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और आयरन। पूछा जाता है कई बार कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी % होती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी % होती है? 16% प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है। अब आगे देखिए, प्रोटीन की सरलतम इकाई क्या होती है? सरलतम इकाई। सरलतम इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। यानी सरलतम इकाई देखें तो क्या है? अमीनो अम्ल। अब वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, यानी 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। एक तो होती है सरल प्रोटीन, एक तो होती है सरल प्रोटीन, दूसरी होती है संयुक्त प्रोटीन, तीसरी होती है व्युत्पन्न प्रोटीन। यानी 3 प्रकार से प्रोटीन का विभक्त किया गया है या विभाजित किया गया है 3 प्रकारों में। यानी पहली प्रोटीन कौन सी है? सरल प्रोटीन, दूसरी क्या है? संयुक्त प्रोटीन, और तीसरी क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन। तो देखिए, सरल प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? जब भी प्रोटीन का विघटन होगा तो सरल अमीनो अम्लों का निर्माण होता है, यानी सामान्य अमीनो अम्लों की उपस्थिति होती है। जबकि संयुक्त प्रोटीन में क्या होगा? यानी जो प्रोटीन होगी उसके साथ में किसी न किसी प्रकार का समूह उपस्थित होगा। जबकि व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या होगा? अमीनो अम्लों के साथ में पेप्टाइड भी उपस्थित होंगे, यानी सामान्य जो प्रोटीन होती है उनके क्या होंगे? डेरिवेटिव उत्पाद होंगे या डेरिवेटिव प्रोटीन उपस्थित होगी। तो देखिए, सरल प्रोटीन में कौन कौन सी होती है? जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, केसीन हो गई। देखिए, सरल प्रोटीन में कौन कौन सी हो गई? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और केसीन। देखिए, एल्ब्यूमिन किसमें पाई जाती है? जो अंडा होता है, अंडे में और रक्त में, या फिर अपन बोल सकते हैं सीरम। सीरम में भी क्या पाए जाते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाए जाते हैं। जो कार्य क्या करती है?
यानी रक्त का प्रासरण दाब को बनाए रखने का कार्य करती है। प्रासरण दाब को बनाए रखने का कार्य करती है। दूसरी आती है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स का कार्य क्या होती है? ये भी एक प्रकार की कौन सी प्रोटीन होती है? सिंपल प्रोटीन या साधारण प्रोटीन होती है, जो क्या कार्य करती है? एंटीबॉडी निर्माण के लिए कार्य उत्तरदायी होती है। एंटीबॉडी निर्माण करने का कार्य करती है। तीसरी आती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का कार्य क्या होता है? यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन होती है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजन प्रोटीन जिम्मेदार होती है। केसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? दुग्ध में पाई जाती है। दुग्ध में पाई जाती है। यानी एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या है? एक साधारण प्रोटीन है जो किसमें पाई जाती है? अंडे में पाई जाती है, सीरम में पाई जाती है और रक्त में पाई जाती है, जो क्या करती है? प्रासरण दाब को बनाए रखने का कार्य करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है? यानी एंटीबॉडी निर्माण के लिए कार्य करती है। यानी एंटीबॉडी को उत्पादन करने का कार्य किस प्रोटीन के द्वारा किया जाता है? सरल प्रोटीन में भी कौन सी? ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो किसमें पाई जाती है? रक्त में उपस्थित होती है। फाइब्रिनोजन यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन होती है, जो किसमें उपस्थित होती है? रक्त में उपस्थित होती है। केसिन, केसिन प्रोटीन किसमें उपस्थित होती है? दुग्ध में उपस्थित होती है। आगे आता है संयुक्त प्रोटीन, यानी सामान्य जो सरल प्रोटीन होती है उसके साथ में किसी न किसी प्रकार का समूह जुड़ा होता है। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। देखिए संयुक्त प्रोटीन के ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। देखिए ग्लाइकोप्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? जो नर व मादा प्राणी होते हैं उनका जो अंडाणु होता है और स्पर्म होता है, उन दोनों में क्या पाई जाती है? ग्लाइकोप्रोटीन, जो क्या कार्य करती है? जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसमें उस समय क्या करती है? अंडाणु और शुक्राणु की पहचान करने का कार्य करती है। यानी एक ही जाति के अंडाणु और शुक्राणु में जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस निषेचन की प्रक्रिया में जो शुक्राणु और अंडाणु की पहचान के लिए जिम्मेदार प्रोटीन होती है, ये क्या करती है? अंडे, अंडाणु व शुक्राणु की पहचान करना। यानी एक ही जाति के हैं या नहीं है, यानी एक ही जाति के अंडाणु और शुक्राणु होंगे तो कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी? निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। दूसरी आती है न्यूक्लियोप्रोटीन, जो कहां पर उपस्थित होती है? जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन में उपस्थित होती है। यानी जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल में कौन सी? न्यूक्लियोप्रोटीन उपस्थित होती है। लाइपोप्रोटीन, जिसमें वसा के अणु प्रोटीन के साथ में संयुक्त हो, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन। आगे आती है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या उपस्थित होंगे? जब भी जल अपघटन होगा तो क्या होगा? अमीनो अम्ल प्लस पेप्टाइडों का निर्माण होता है। पेप्टाइड भी किस प्रकार के? डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। किस प्रकार की प्रोटीन को निर्माण करते हैं? पेप्टाइड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये थे प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण यानी इसकी सरलता इकाइयों के आधार पर कितने प्रकार से, यानी इसमें जो समूह होते हैं या उनके जुड़ने वाले समूह के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है।
एक तो होती है सरल प्रोटीन जिसमें सामान्य प्रोटीन उपस्थित होती है, किसी प्रकार की कोई समूह नहीं होता है और न ही किसी प्रकार की व्युत्पन्न होते हैं। दूसरा होता है संयुक्त प्रोटीन जिसमें किसी प्रकार का समूह हो सकता है या कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। व्युत्पन्न प्रोटीन में यानी एक ही प्रोटीन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव प्रोटीन बने होते हैं। आगे आता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल देखिए रासायनिक संरचना। अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये क्या है, प्रोटीन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, अमीनो अम्ल। रासायनिक संरचना कैसी होती है, RCH NH3 डबल बॉन्ड। आगे आता है अमीनो अम्ल की संरचना में क्या है, दो प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। एक तो होता है कार्बोक्सिलिक दूसरा होता है एमिनो समूह। यानी एक तो कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है और दूसरा एमिनो समूह उपस्थित होता है। देखिए एमिनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, एमिनो अम्लों के यानी दो एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी अमीनो अम्लों के मध्य बंध कौन सा होता है, या प्रोटीन के मध्य बंध कौन सा होता है, बंध तो कौन सा होता है, पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आगे देखिए यानी दो क्रियात्मक समूह है, कौन कौन से, एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह। किसमें उपस्थित होते हैं, प्रोटीन में उपस्थित होते हैं, अमीनो अम्ल में उपस्थित होते हैं। यानी आगे देखिए ज्यूपिटर आयन। यानी इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के आवेश उपस्थित होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। वो किस पर उपस्थित होता है, ज्यूपिटर आयन पर। देखिए RCH C डबल बॉन्ड O माइनस और एक नाइट्रोजन प्लस। यानी दो प्रकार के आवेश होते हैं। ज्यूपिटर आयन पर आवेश की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जबकि शुद्ध आवेश की संख्या कितनी होती है, 0 होता है। शुद्ध आवेश पूछे तो क्या होता है, 0 होता है, जबकि आवेश पूछे तो कितने होते हैं, ज्यूपिटर आयन पर 2 आवेश होते हैं, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। संख्या होती है 20 होते हैं। यानी अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, पशुओं में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनके आवश्यकता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी जो शरीर में निर्मित होते हैं और जो बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो कौन से हो गए, अनावश्यक अमीनो अम्ल। और जिनको शरीर में ग्रहण किए जाते हैं यानी भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है और शरीर में किसी प्रकार से नहीं बनते, वो कौन से हो गए, आवश्यक अमीनो अम्ल। तो देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, कौन से कहलाते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, जिनको भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। और भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। यानी किसके माध्यम से, भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। तो देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं, यानी अपन एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं।
ट्रिक क्या है? पीवीटी टीम हॉल में देखिए, पीवीटी टीम हॉल में देखिए फिनाइल एलिनिन वेलिन ट्रिप्टोफैन थ्रियोनिन आइसोल्यूसिन मिथियोनिन हिस्टिडीन आर्जिनिन ल्यूसिन और लाइसिन। कुल कितने अमीनो अम्ल है आवश्यक? 10 अमीनो अम्ल है। फिनाइल एलिनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ये क्या है? 10 अमीनो अम्ल। यानी ये दो आर्जिनिन और हिस्टिडीन अमीनो अम्ल किस प्रकार के हैं? अर्ध आवश्यक अमीनो अम्लों की श्रेणी में रखा गया है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, यानी इनका निर्माण क्या होता है? कई बार शरीर में होता है, कई बार नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं, बच्चों और बीमार व्यक्तियों में, बीमार पशुओं में इनका निर्माण नहीं होता है, इनका निर्माण नहीं होता है, तो इन्हें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। जबकि वयस्क पशु होते हैं, उनमें इनका निर्माण हो जाता है। तो इसलिए किस प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? ये दो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इनकी जब बीमार हो जाते हैं तो इस समय इनकी आवश्यकता होती है भोजन के माध्यम से लेना, और अन्यथा जब वयस्क अवस्था में हो जाते हैं तो इनको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। मिथियोनिन क्या होता है? यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार अमीनो अम्ल होता है। जो आर्जिनिन और लाइसिन होता है, ये किस प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं। यानी क्षारीय अमीनो अम्ल। आर्जिनिन और लाइसिन किस प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं, जो किसमें उपस्थित होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन में। अगला आता है मिथियोनिन। मिथियोनिन किस प्रकार का है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। जिसमें किसकी उपस्थिति होती है? सल्फर की उपस्थिति होती है। ये थे कौन से? आवश्यक अमीनो अम्ल। अब कौन से आते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल। जिनका निर्माण शरीर में स्वयं कर लेता है, यानी शरीर के द्वारा स्वयं निर्मित हो जाते हैं। वो कौन से हो गए? अनावश्यक अमीनो अम्ल, जिनको भोजन के माध्यम से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ग्लाइसिन,
जो किस प्रकार का अमीनो अम्ल है? सरलतम अमीनो अम्ल है। दूसरा आता है टायरोसिन। टायरोसिन क्या करता है? यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जिम्मेदार अमीनो अम्ल है। ग्लाइसिन क्या करता है? सरलतम अमीनो अम्ल है। टायरोसिन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जिम्मेदार अमीनो अम्ल है। अगला आता है सिस्टीन। सिस्टीन क्या है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। अगला आता है एलिनिन, जिसमें 4 कोडोन होते हैं। अगला आता है एस्पार्टिक अम्ल। ग्लूटामिन्स, प्रोलामिन, सिट्रुलिन, मेथोक्सीप्रोलानिन। ये क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल, जिनको शरीर से बाहर से भोजन के माध्यम से लेना आवश्यक नहीं होता है, यानी शरीर के द्वारा स्वयं निर्मित हो जाते हैं। ग्लाइसिन क्या है? सरलतम अमीनो अम्ल है। टायरोसिन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है। सिस्टीन क्या होता है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। एलिनिन क्या है? जिसमें 4 कोडोन उपस्थित होते हैं। एस्पार्टिकम, ग्लूटामिन्स, प्रोलामिन, सिट्रुलिन और मेथोक्सीप्रोलिन, ये क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल। आगे आते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य यानी एक तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। प्रोटीन क्या होता है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत। कितने 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम अणु से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा कार्य क्या है? शरीर के निर्माण के कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। शरीर के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है क्या? कौन? प्रोटीन। यानी निर्माण की जो भी प्रक्रियाएं होंगी उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्रोटीन। यानी बिल्डिंग अप का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य आता है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए। एंटीबॉडी व हार्मोन के लिए। एंटीबॉडी व हार्मोन के निर्माण के लिए भी जरूरी होता है। कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, नई कोशिकाओं के विकास के लिए। और क्या कार्य होते हैं? रक्त का थक्का बनाने के लिए। रक्त का थक्का बनाने के लिए भी जिम्मेदार होती है।
रक्त का थक्का बनाने के लिए भी जिम्मेदार होती है। ये थे अपन के प्रोटीन के कार्य। अपन ने पढ़ा है प्रोटीन का निर्माण किन यौगिकों से होता है, प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन की एक सरलतम इकाई क्या है, सरलतम इकाई अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अमीनो अम्लों का निर्माण शरीर में होता है और कौन से अमीनो अम्लों का निर्माण नहीं होता है। फिर आगे पढ़ाया अपने कार्य। ये अपना प्रोटीन का जो छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट होता हुआ है।